हेलो डियर, आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात बताने वाला हूं, जो कि जनरली कैंडिडेट्स नज़रअंदाज कर देते हैं। शेरलॉक होम्स की एक कोट है कि ए लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर ओबियस विच आर जनरली इग्नोर्ड बाय पीपल, जो जनरली वो लोग देखते नहीं है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता है इन दिनों के अंदर, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके एग्ज़ाम का आखिरी का 1 हफ्ता बचा है या 10 दिन बचे हैं तो। ठीक है, तो वो बात बताने से पहले तो भाई आप लोगों को जो हमने सीरीज़ दी है मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की, जो सीरीज़ दी है हर एक टॉपिक के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने एसएससी के पिछले साल में पूछे गए, वो टॉपिक वाइज दिए हैं। तो मैथ्स में तो एक ही चैप्टर बचा है डीआई, वो फिलहाल मैं नहीं देने वाला ना, अभी मैं किसी दूसरे काम पर लग गया हूँ। सब कुछ मैंने दे दिया है और डीआई से इतनी हेल्प भी नहीं होनी थी क्योंकि एवरेज से ही क्वेश्चन थे। क्लियर है? तो लास्ट आपको इंग्लिश और रीजनिंग की जो वीडियोस हैं वो भी आज और कल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इवन कोचिंग सेंटर का काम पूरा हुआ, हमने जी जान लगा दी है इस बार आपकी तैयारी को जॉब में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए जी, नेपोलियन की एक कोट है। सबसे पहले तो ये बताओ राइटिंग कैसी है? थोड़ा सा टाइम लगा के लिखिए, आराम से प्यार से लिखिए। ए जीनियस इज द मैन हु कैन डू द एवरेज थिंग। एक जीनियस वो बंदा है जो एवरेज चीज करे, मतलब कि सुपर ह्यूमन चीज करने की जरूरत नहीं है। व्हेन एवरीवन एल्स अराउंड हिम इज लूजिंग हिज माइंड। जब सबके हाथ पांव फूले हुए हैं उस वक्त जो आम सी चीज कर देगा वो जीनियस है। ये नहीं है उसको सुपर ह्यूमन चीज करने की जरूरत है। तो आपके साथ ये होने वाला है, कई लाखों कैंडिडेट के हाथ पांव फूलने वाले हैं कब, जब एग्जाम होगा नर्वसनेस के कारण। तो उस वक्त आपको एक काम करना है, वो मैं आपको बता देता हूं कि जब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं तो क्या होगे, आप नर्वस होगे। मान लो एग्जाम में वो चीज़ें आ गई जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की, कुछ ऐसा आ गया अनएक्सपेक्टेड सा, तो आप डेफिनेटली नर्वस होगे, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। आप पहले से भी नर्वस होगे पर तब और ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, और फिर वो नर्वस होके आप एग्जाम को खराब करते हो, क्या करते हो, उसके अलग अलग केसेस हैं। मोस्टली तो खराब ही कर देंगे अगर हाथ पांव फूल जाएंगे तो हमने क्या करना है भाई साहब, ताकि पेपर अनएक्सपेक्टेड ना आए, इसके लिए भी आप कुछ कर सकते हो। अब हो सकता है आपको ये लगे सर पेपर अनएक्सपेक्टेड ना आए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था तो तब जो मेरे टीचर थे उन्होंने बताया था कि बेटा ये प्रैक्टिस करो लास्ट के 1 हफ्ते 10 दिन में, और वो काफ़ी हेल्पफुल रही थी, काफ़ी हेल्पफुल रही थी। होएगा क्या कि एग्ज़ाम तो कैसा भी आ सकता है भाई साहब। ठीक है, एग्जाम इजी आ सकता है, एग्जाम मॉडरेट आ सकता है, डिफिकल्ट आ सकता है, सुपर डिफिकल्ट आ सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने हर एक सिनेरियो को इमेजिन करना है। हर एक सिनेरियो को कैसे इमेजिन करना है, जैसे अभी आप बैठे हो, पूरी सिचुएशन को इमेजिन करना है। आपने ये करना है, आंख बंद करके कर लो, खोल के कर लो, बंद करके कर लो आराम से, कि भाई मैं हॉल में एंटर कर चुका हूँ, मैंने बायोमेट्रिक्स वगैरह दे दिए हैं, ठीक है, अभी पेपर को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं हम एग्जाम से पहले कंप्यूटर के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ ली है और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो फिर आपने कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रखी होगी। जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, स्ट्रेटजी मैं 1 महीने पहले बताता हूँ एग्जाम से, 1 महीने 1.5 महीने पहले। स्ट्रेटजी, ठीक है, स्पेलिंग। तो स्ट्रेटजी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्ट्रेटजी में 1-1.5 महीने पहले क्यों बताता हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी ये नहीं है कि भैया मैंने आपको बताई और आपने अप्लाई कर दी। मैं ये बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करो तभी अप्लाई होगी। तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे होगे। पहले कोई सब्जेक्ट को आप चूज कर रहे होगे, पहले जीके को कर रहे होगे हैं, फिर आप इंग्लिश को कर रहे होगे, फिर रीजनिंग को, फिर मैथ को। कुछ ना कुछ आपने ऑर्डर सेट किया होगा जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आपके लिए बेस्ट है। तो आपने क्या इमेजिन करना है कि पहले मैंने इस सब्जेक्ट को खोला और मैंने लगभग इतने टाइम में ये कर दिया। फिर आपने इमेजिन करना है, जैसे जीके में तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं हो सकता, लेकिन कई बार हो भी सकता है। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि जीके में कहीं से भी उठा पटक के उसने स्टैटिक जीके पूछ ली और कहीं से भी उसने करंट अफेयर पूछ लिए और मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे। जीके में यही हो सकता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं अपने आप को काम रखूँगा। क्यों? क्योंकि यही, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, यही सिचुएशन में दूसरे कैंडिडेट होंगे और उनके हाथ पांव फूल रहे होंगे डेफिनेटली। तो मैक्सिमम जनता क्या करती है, मैक्सिमम जनता के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको उन लोगों में आना है जिनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, भले ही उनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए,
बट नेगेटिव इम्पैक्ट तो ना पड़े। तो लास्ट के 1 हफ्ते 10 दिन में आपको नया मटेरियल करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको सीरीज दी है मैं लिख कर दे सकता हूं, उससे बेस्ट मटेरियल फिलहाल आपके इस एग्जाम के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके अलावा जिस तरीके से वो कंसाइज की है, उस वक्त आपको उसी दवाई की जरूरत थी जिस वक्त आपको ये जो दवाई दी गई है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। और उम्मीद है कि आप भी अप्रिशिएट कर रहे होंगे उस चीज को। तो इस बात पर आते हैं। तो आपने करना क्या है कि भाई मैंने मान लो जीके में जो भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है उसको आप इमेजिन करो, और मैंने उस हाल में अपने टेम्पर को लूज नहीं करना है, अपनी कामनेस को लूज नहीं करना है कि कोई नहीं, मेरे 10 ही क्वेश्चन हुए, मेरे 7 ही क्वेश्चन हुए, जितने भी हुए, मैं ये नहीं बोल रहा ये होगा, बट मान लो ऐसे हुए तो आप अपने पेपर को खराब कर सकते हो। आप आपके दिमाग पर ये जा सकता है कि अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं होगा। और जब आप बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो सबके साथ हुआ था, और इसके कारण मैं उन बंदों में आ गया जिन्होंने अपना पेपर खराब किया, और कुछ बंदे उन बंदों में आ गए जिन्होंने अपना पेपर खराब नहीं किया। तो नॉलेज जो आपने लेनी थी वो तो ले ली, सिर्फ नॉलेज के दम पर पेपर नहीं क्लियर होते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको कम टाइम के अंदर स्ट्रेस में रखते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया। फिर मान लो आपने एक बार ये चीज इमेजिन नहीं करनी, आपने दिन में 3 बार इमेजिन करनी है, एक बार कुछ, एक बार कुछ, एक बार कुछ। तो आप 20-22 बार इस सिचुएशन को 15-20 बार इमेजिन कर चुके होंगे। कभी जीके को इजी एक्सपेक्ट कर लिया कि हर जीके में तो क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हवा में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बंदे हवा में आएंगे फिर इंग्लिश में जाकर तुक्के मारेंगे। आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जितने आप सोच रहे थे उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए, फिर आप क्या करोगे? ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, फिर जाकर इंग्लिश में 2 तुक्के चिपका दोगे। हैं वोकैबुलरी में बंदे क्या करते हैं कि सर मुझे ये लग रहा था। लगता कैसे है भाई? कैसे लगता है? पता नहीं कैसे लगता है। तो ऐसे जिस चीज़ का नहीं पता वो कैसे लग जाएगा? मैं आपसे पूछूंगा किसी देश का प्रेसिडेंट, ऐसे लग थोड़ी जाएगा कि ये है, ऐसे ही तुक्के मार देते हैं। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फालतू के तुक्के मारोगे। लेकिन एक बात बताओ, आपके लिए इजी है, आपने अच्छी तैयारी की है। आपका कंपटीशन उन लोगों से है क्या जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की, या उनसे है जिन्होंने अच्छी तैयारी की है? उनसे है जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, तो उनको भी इजी लग रही होगी। तो वहां पर जो बंदा अपने आप को मेंटेन कर पाया, फिर ओवरऑल एग्जाम में वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल आपने करना क्या है? आपने ये करना है भाई साहब, कई बंदे फिलहाल डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए घूम रहे होंगे हैं, या फिर नए पैटर्न के लिए घूम रहे होंगे। आपको जो मैंने सीरीज करा दी, अगर आपने वो फॉलो की है तो मार्क माई वर्ड्स, एक सिंगल क्वेश्चन कहीं से करने की जरूरत नहीं है। अब हमने भाई साहब ये क्वेश्चन कितने का आते हैं? एक तो मैंने आपको हर लेवल के क्वेश्चन करवा दिए, उनसे ऊपर नहीं आएंगे, लेटेस्ट एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन आते कितने के हैं? तो बंदा वो जीतेगा इस लड़ाई के अंदर जो चीज बार बार आती है, जो ज्यादा बार आती है ना, उसको जो ठीक करेगा। तो ज्यादा बार कौन सी चीज आती है? ज्यादा बार चीज आती है जो, मतलब किन क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है? अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है। तो फिलहाल नई नॉलेज के चक्कर में मत फिरो। आपने जो नॉलेज ले ली है उसको बेस्ट यूज करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स उठाने हैं। रिवीजन करते रहो और फिर हम इसी प्रोसेस पर आगे बढ़ते हैं। फिर आपने इमेजिन किया कि उसके बाद मैंने, मान लो मेरे 6-7 मिनट हो गए, तो उसके बाद मैंने, जिसको भी आप स्टार्ट करते हो, सपोज मैंने इंग्लिश को स्टार्ट किया। इंग्लिश में जो जम्बल्ड वाले क्वेश्चन है वो मुश्किल आए हुए हैं, या फिर जो भी आप पहले इजीली कर लेते थे, यार वो तो मुश्किल आए हुए हैं, तो मैंने डरना नहीं है, कोई नहीं है, सबके लिए मुश्किल होंगे अगर मैंने बढ़िया तैयारी की है तो। मैंने उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं आगे बढ़ गया। मैंने पैसेज में पहली बार टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं आगे बढ़ गया। मैं वो क्वेश्चन करता चला गया इंग्लिश के अंदर जो मुझे आते हैं। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करता चला गया कि इसको मैं करूं, इसको मैं ना करूं। क्वेश्चन को जल्दी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, पहचानना कि इसको मैं करूं या ना करूं जल्दी, ताकि मैं उसको छोड़ पाऊं। ये नहीं है कि करना ही अच्छा है, क्वेश्चन ना करने के लायक है तो उसको ना करना, लेकिन जल्दी ये डिसीजन लेना वो भी अच्छा है। फिर सेकंड राउंड में मैंने वो क्वेश्चन किए जो थोड़े से ज़्यादा टाइम ले रहे थे इंग्लिश के, मान लो पैसेज हो गया, पैराजम्बल हो गए, जो भी क्वेश्चन है आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो मैं करके आगे बढ़ गया। फिर मैं रीजनिंग के ऊपर गया, और रीजनिंग में मैंने अपने ऊपर ये बर्डन नहीं किया कि मेरे को 25 में से 25 करने हैं। 25 में से 22 भी बढ़िया हैं, 23 भी बढ़िया हैं, 21 भी बढ़िया हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी एग्जाम, वो पेपर कैसा है, आपकी शिफ्ट कैसी है। अपने ऊपर परफेक्शन का बोझ मत डालो। 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा
करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो नुकसान है। आप टाइम के अगेंस्ट मार्क्स खरीद रहे हो, तो महंगे मार्क्स नहीं खरीदने, ज़्यादा मिनट देकर मार्क्स नहीं खरीदने, आगे इजी क्वेश्चन आपकी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो रीजनिंग में पहले राउंड में मैंने इजी क्वेश्चंस किए, और हो सकता है रीजनिंग मुश्किल आ गई कई बार। अब रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट करके बंदे गए हैं एसएससी में, कई बार मुश्किल आ गई है तो उनके हाथ पांव फूल गए, अरे वो मुश्किल तो सबके लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो अपने आप को अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तैयार रखो, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। तो उससे क्या होएगा, आपको नयापन नज़र नहीं आएगा, आप हर एक तरह की सिचुएशन इमेजिन कर पा रहे होंगे। जब भी आप इमेजिन करो, हमेशा मुश्किल इमेजिन करना ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे इमेजिन करता था कि मैंने पहला क्वेश्चन खोला मैथ का, नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरे को सेल्फ डाउट होगा, मेरे को ये होगा एग्जाम होगा कि नहीं, पक्का होगा, कोई नहीं यार मैं चलता रहूँगा। अब पेपर खराब करने से कुछ नहीं होगा, अगर मेरे को पहले क्वेश्चन नहीं आए, पेपर खराब होना होगा, हो जाएगा, कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने दिमाग को शांत करके आगे बढ़ूँ। क्या पता आगे इजी क्वेश्चन मेरा वेट कर रहे हैं और मैंने अपनी तैयारी में मेहनत लगाई है। अगर मुझे 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे हैं तो एटलीस्ट 4 तो दूसरों को भी लगे होंगे, एटलीस्ट 3 तो दूसरों को भी लगे होंगे, 2 नहीं लगे होंगे, बाद में देख लेंगे। अगर गलती से इजी क्वेश्चन से भी मैं डर गया तो बाद में देख लेंगे। तो क्या होगा, आप लगभग हर एक तरह की सिचुएशन को एक्सपेक्ट कर चुके होगे, इमेजिन कर चुके होगे। तो एग्जाम में जो भी चीज़ आएगी एटलीस्ट आप एक बार उससे रूबरू हो चुके हो, चाहे इमेजिनरी ही रूबरू हो चुके हो, तो कम चांसेस हैं कि आपके हाथ पांव फूलेंगे, आप उसको हैंडल कर जाओगे, यू विल हैंडल इट लाइक ए चैम्प। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है, अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करना है, कभी इजी भी एक्सपेक्ट करना है, हमेशा मुश्किल ही एक्सपेक्ट करना जरूरी नहीं है कि भाई हर एक सिचुएशन में मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो अगले 7 दिनों में ये करना ज़रूरी है। जब भी लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम दो इस तरह का, तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी का, सीएचएसएल का, रेलवे का, सीडीएस का, कैट का, कोई भी एग्ज़ाम हो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कैसी लगी ये बात, और क्या आप इसको अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, या फिर आप कोई और नई बात भी जोड़ना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप वो चीज़ लिखे। मैं डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आपके रिज़ल्ट का आपसे ज़्यादा इंतज़ार है मुझे। ठीक है, रिज़ल्ट आएगा उस दिन आऊँगा मैं रिज़ल्ट मांगने के लिए, और मेहनत करते रहो। अगर किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हो तो भाई स्ट्रेस में होकर क्या उखाड़ लोगे, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आओ, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाओ। ऐसे सोचो कि भाई नहीं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ, आई विल हैंडल दिस, मैं हैंडल करूँगा, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। अपने आप की वैल्यू मैं ज़्यादा समझता हूँ, मैं अपने आप की वैल्यू इतनी समझता हूँ कि इन प्रॉब्लम से डरने वाला बंदा नहीं हूँ मैं। मेरे से पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा अलग बात है, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने वाला हूँ। अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, अपनी नज़रों में अपने आप को कहाँ देखते हो, उस बंदे की तरह देखते हो कि भाग जाएगा, हाथ पांव फूल जाएंगे, आखिरी दिनों में पढ़ना छोड़ देगा, या उस बंदे की तरह देखते हो कि देखा जाएगा रिजल्ट, एटलीस्ट अपने एफर्ट तो पूरे मारूं है। और कई लोग फालतू का स्ट्रेस लेते रहते हैं, अगर ये हो गया तो, और अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर आप जिस छत के नीचे बैठे हो वो गिर गई तो, भाई जिंदगी का भरोसा है नहीं। 70 तरह की तुम टेंशन लेके बैठे हो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, वो हो गया तो। तैयारी अच्छी की है ना, कुछ नहीं होगा, बढ़िया होगा, बस बढ़िया से अपने आप को हैंडल कर लेना उस एग्ज़ाम के अंदर, और कुछ नहीं होगा। अगर तैयारी खराब की है आपने तो ये मत सोचो ये हो गया तो वो हो गया तो। मैं बता देता हूँ क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सीधी बता देता हूँ। तैयारी बढ़िया नहीं की भाई, सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी बात है। तुक्का, आप क्या सोच रहे हो तुक्का लगेगा, नहीं लगेगा, आपके मुंह पर बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कई लोग हैं जो रातों को जग रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों के हाथ पांव फूलेंगे एग्जाम में, लेकिन इतने लोग जितनी वैकेंसी है उतने बचेंगे जिनके हाथ पांव नहीं फूलेंगे। तैयारी बढ़िया की है, कोई डरने की बात नहीं है भाई, अपने आप को मैनेज करो, मैनेजेबल पेपर आएगा, आप मैनेज करके कर जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो, ठीक ठाक तैयारी की है, अपने आप को ठीक ठाक बैलेंस कर जाओगे एग्जाम में। लाइफ में बैलेंस इज द की, सुपर होना जरूरी नहीं है हर एक चीज़ में। ठीक है, बहुत बातें हो गई, उम्मीद है कि उस दिमाग में गई होंगी बातें। तो बाय बाय, टेक केयर।